Hello guys, welcome back to Geeks Idea. This is the series on international and regional organizations. अभी तक जो भी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो करंट अफेयर्स में पूछे गई थी, जो 2020 या 2019 या रिसेंटली जिनका नाम न्यूज़ में आ रहा था, वो हमने सारे कवर कर दिए, जिसमें आसियान की बात चल रही थी, फिर इसी से रिलेटेड आसियान +6 और +4 की बात हमने की थी। रिसेप भी हमने आगे जाके डिस्कस किया था, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें ट्रेड की बात की गई, जिसमें इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। SCO की मीटिंग हुई थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई थी, ये किसने होस्ट की थी, ब्रिक्स न्यूज़ में आया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जिनसे प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने ऑलमोस्ट सारे जो न्यूज़ में थे रिसेंटली 2020 या जो अभी भी चल रहे थे, तो वो हमने सारे कवर कर दिए। आज हम OECD को डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कब बनाई गई थी? 16 अप्रैल 1948। उस टाइम पे इसका नाम क्या रखा गया था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये यूरोप के लिए बनाई गई थी, वो हम आगे देखेंगे क्यों। तो नाम क्या रखा गया था इसको 1948 में? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 1948 आप सब लोगों को पता होगा। 1945 का टाइम कौन सा टाइम पीरियड है? वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम पीरियड। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड के नज़दीक है। फिर इसका नाम चेंज किया गया 1961 में और रखा गया OECD, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर इसमें दूसरी कंट्रीज भी ज्वाइन होने लगी। इसके इस टाइम पे करंटली कितनी मेंबर कंट्रीज है? 37 तो कोई याद नहीं रख सकता, ना रखने की कोई ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? रिसेंटली किसने इसमें ज्वाइन किया है? वो था कोलंबिया। कब? 28 अप्रैल 2020 को उसने ज्वाइन किया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 37 कंट्रीज कौन याद रख सकता है? ये भी याद रखना है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये हो गए प्रोबेबल क्वेश्चन जो इसे पूछे जा सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल इसका कौन है? एंजिल गोरिया। एंजिल गोरिया इसको पढ़ते हैं, तो ये है एंजिल गोरिया। ये कहाँ के है? ये है मैक्सिको के, ये है मैक्सिको के। जो इससे पहले सेक्रेटरी जनरल था वो कहाँ का था? वो था कनाडा का। तो ये थे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा सकते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार सेकंड जब हो गया, जब वो कंक्लूड हो गया, तो OEEC बनाया गया, जो मैंने अभी बोला 1948 में इसको बनाया गया था। यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन was formed in 1948 to administer American and Canadian aid in the framework of Marshall Plan for the reconstruction of Europe after World War II। क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारी तबाही की थी यूरोप में, तो यूरोपियन कंट्रीज को रिवाइव करने के लिए, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिकन और कैनेडियन एड मांगा गया। और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कैसे अमेरिकन और कैनेडियन एड को एडमिनिस्टर किया जाए, कैसे यूज किया जाए फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, उसको बोला गया था मार्शल प्लान। उसी के लिए ये OEEC बनाया गया। मार्शल प्लान क्या था? ऑफिशियली इसका नाम था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, यूरोप को रिकवरी करने के प्रोग्राम, क्योंकि वार की वजह से बहुत सारी तबाही हुई थी। ये एक अमेरिकन इनिशिएटिव था। कब? 1948 में पास किया गया था फॉर फॉरेन एड टू वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप को एड भेजने के लिए मार्शल प्लान स्टार्ट किया गया था। चाइना और कोरिया वगैरह को भी एड दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांसफर्ड ओवर 12 बिलियन, जो आज का 130 बिलियन बन जाता है, इन इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम्स टू वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमीज आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। तो उस टाइम पे 1948 में USA ने कितना स्पेंड किया यूरोपियन रिकवरी के लिए? 12 बिलियन ऑलमोस्ट इन्होंने पैसा दिया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो आजकल का 130 बिलियन बन जाता है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री के बारे में, रफ आइडिया याद होना चाहिए। मार्शल प्लान, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करना था, बस इतना याद रखना है। यह है इसकी कंट्रीज। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने रखे हैं ताकि आपको अगर कोई याद करना चाहे तो वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना ज़रूरी है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है और कोलंबिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है 2020 में, बस इतना याद रखना है। बाकी अगर कोई ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगा याद रखना चाहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से एन तक कोई मिस नहीं होगा, कोई लेटर मिस नहीं होगा, ABCD A to N सारे हैं, फिर उसके बाद ऐसे याद रहेगा आसानी से। ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलते जुलते हैं तो याद रहेगा। B से बेल्जियम, बस एक ही कंट्री याद रखनी है B से। C से कौन कौन है, कनाडा, चिली, कोलंबिया एंड चेक रिपब्लिक। डेनमार्क D से, E से एस्टोनिया, फिनलैंड और फ्रांस, ये भी सारी यूरोपियन कंट्रीज है ज़्यादा ज़्यादा, फिनलैंड और फ्रांस। जर्मनी एंड ग्रीस, ये तो याद रहेगा मुझे लगता है, अगर एक दो बार आप पढ़ोगे आपको दिमाग में आएगा। G फॉर जर्मनी एंड ग्रीस, F फॉर फिनलैंड एंड फ्रांस, E फॉर एस्टोनिया, D फॉर डेनमार्क। हंगरी H। I से आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, सारी यूरोपियन कंट्रीज है। इजराइल खाली वेस्ट एशिया की, ईस्ट एशिया की कंट्री है, वेस्ट एशिया सॉरी। जापान, कोरिया, ये है ईस्ट एशिया, ये दो कंट्रीज। लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, ये है अमेरिकन कंट्री। एन से नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो अभी तक सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। अब एन के बाद ओ को मिस करना है, ओ से कोई कंट्री नहीं है। पी से पोलैंड है, पोर्चुगल, पी से पोलैंड एंड पोर्चुगल। पोलैंड में जूस के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई थी और पोर्चुगल इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज में एक कंट्री है। स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, ये वो कंट्रीज है जो रशिया के नज़दीक है, वहाँ पे रशिया वगैरह इंटरफेयर कर रहा था तो वर्ल्ड वार में वो पंगा हुआ था। स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड याद रहेगा, स्वीडन याद रहेगा। ये कैसे याद रहेंगे, क्योंकि जो दुनिया में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, उनमें ज़्यादातर यही कंट्रीज टॉप करती है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवेक रिपब्लिक। टर्की, T फॉर टर्की सिर्फ एक कंट्री याद रखनी है T से। फिर है US एंड UK, ये लास्ट पे आपको याद रखना है, US और UK। तो ये है कंट्रीज, 3 बार पढ़ो, आई होप ये आपको याद रहेगा। तो फिर से बोलता हूँ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इजराइल, आइसलैंड, इजराइल, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, US, UK। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अब मेन जो टॉपिक्स है अब हमने जो करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो है UNO से रिलेटेड बॉडीज, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को और UNO के जो भी ऑर्गेनाइज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनको करेंगे अच्छे से, तो उनसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है। फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगी तो वो भी मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।